किड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैथ 1 वीक 11 की, जिसपे कि पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है। आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा दूँगी उतने से आपका एग्जाम में बहुत भला हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद मैं एक्टिविटी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इससे ऐसा होगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है। पहला टॉपिक है हमारा HTML। HTML क्या होता है, मतलब बियॉन्ड HTML देखेंगे। फिर देखेंगे HTML क्या होता है, फिर देखेंगे HTML 2.2, HTML4, HTML5, XML, JS, वेब कंपोनेंट्स, पिलर्स ऑफ वेब कंपोनेंट्स एंड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, इतना ही टॉपिक है, इतने ही टॉपिक में सब कुछ आना है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं, सारा का सारा थ्योरी पोर्शन है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कअप लैंग्वेज की। अभी ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। देखो मैं बताती हूँ, अगर मेरी आवाज़ धीरे लगे तो 1x पे करके देख लेना। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये स्ट्रक्चर देता है डॉक्यूमेंट को। स्ट्रक्चरिंग स्पेलिंग के मत जाना, स्ट्रक्चर देता है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, अभी कोई डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, उसमें कुछ भी उड़ा 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 लिखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा यार, बैड लगेगा। तो अभी आपको इसको स्ट्रक्चर देना है, तो आपने मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया। ये पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ था, यानी कि अपीयर कब हुआ था, 1960 में। वैसे इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर मैंने बता दिया। इसका मेन पर्पस क्या था वो जान लेते हैं। वैसे मैंने अभी आपको बताया है, आप गेस कर सकते हो, पर मेन पर्पस इसका ये था कि टाइप सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके काम आता था ये बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज का काम था। अभी देखो, हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, इसके कुछ भी चैलेंजेस होंगे। अभी उन चैलेंजेस के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहला तो चैलेंज ये था कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। इसका मतलब समझते हैं आप, जो डिफरेंट सिस्टम होते थे उनके भाई बीच में अच्छे से कंपैटिबल नहीं था, बकवास टाइप का था। तो ये चैलेंज था, इसका मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। वैसे ये आएगा नहीं, पर मैं बता दे रही हूँ, फिर भी देख लो अच्छे से। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि आउटपुट फॉर्मेट्स जो थे वो मेनली प्रिंट फोकस्ड थे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल नहीं थे इतने। पहले लिख लेते हैं, आउटपुट्स वर प्रिंट फोकस्ड, सो वर नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। ठीक है भाई, आउटपुट जो थे उनके प्रिंट फोकस थे, तो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते थे। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होते थे, इसका मतलब समझो कि अगर तुम कोई चीज़ को देखो प्रिंट कर दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे प्रिंट होके आ गया, पर वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि आपको हर फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से दिख सके, है ना। जैसे कि बॉडी होती है, आप खड़े रहते हो तो अलग पोस्चर होता है। अभी आप योगा करने लगो और आपकी बॉडी उसी पोस्चर में प्रिंटेड हो, तो वो योगा करने में तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगी ना। तो कॉमन सेंस लगाओ। तो अभी आपका ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो मशीन्स थी आपकी, ठीक है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी मशीन्स उसको पढ़ नहीं पाती थी, couldn't रीड एंड अडेप्ट। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप HTML टैग यूज़ करते हो, इसमें आपने लिख दिया H1, ठीक है, और यहाँ पे H1 ऐसे करके। हाँ, ये मतलब इससे आप समझ रहे हो कि आपको हेडिंग लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है, पर इसमें ऐसा कुछ था नहीं ना कि ये समझ पाए कि आप करना क्या चाह रहे हो। भाई साहब, जब समझ नहीं पा रहे तो करेगा कैसे। तो ये आपकी मार्कअप लैंग्वेज हो गई कि भाई ये स्ट्रक्चर करती थी डॉक्यूमेंट्स को, पर इसमें चैलेंजेस आ गए। चैलेंजेस ये थे कि सिस्टम्स में अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, और ऊपर से मशीन्स को समझ नहीं पा रही थी। अब ये देखो, ये सब करके हमने निकाल लिया। अभी इसके लिए आपको इसका समाधान कुछ तो लाना पड़ेगा। तो समाज ने सोचा कि वो SGML लेकर आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि SGML क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं SGML की। SGML क्या है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, इसमें मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि HTML का कॉन्सेप्ट क्या था, कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो लाइक मेरे अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है,
इसका मतलब था कि अगर आप तुम्हें कुछ बनाना है, कुछ HTML बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है तो उसको मेरे अकॉर्डिंग बनाओ। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या था, बेसिकली तुम इसका डेफिनेशन समझो कि एक पेरेंट लैंग्वेज है जो कि डिफाइन करती है कि एक मार्कअप लैंग्वेज को कैसे बनना चाहिए। चलो डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है। बेसिकली अ पेरेंट लैंग्वेज that defines how other markup markup language स्पेलिंग पे मत जाना, should be created, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है कि ये जो HTML है ये चाहता है कि भाई ये एक्चुअली एक पेरेंट लैंग्वेज है। अब ये चाहता है कि बता रहा है कि अगर तुम ज़िंदगी में कुछ भी कोई भी मार्कअप लैंग्वेज बनाओ तो उसको ऐसा ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी सुनते हैं कि ये क्या बता रहा है। अभी देखो एक और बात मैं बता दूं कि इसके बेसिक पोस्टुलेट्स थे, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एज्यूम कर लेते हो बिना किसी प्रूफ के, ओके। जैसे कि आपने गाया थ्योरी है, ठीक है, इसको आपने कर लिया है एज्यूम, वो भी बिना प्रूफ के। अभी ये मत पूछ लेना कि ये थ्योरी क्या होती है, इसको पता है, कोई बात है, इससे नहीं पता। बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पोस्टुलेट की। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ऐसे देखिए, पहले लिख लेते हैं हम लोग बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला कौन सा था। पहला था डिक्लेरेटिव पोस्टुलेट एंड दूसरा था आपका रिग्योरस, ठीक है। अब इन दोनों के मतलब क्या होते हैं। पहले वाले का मतलब था कि ये अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे तो लाइक उसको प्रोसेसर है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अब मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपने कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन किया है पर वो सही से प्रोसेस नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने एक पेज है आपका HTML का या फिर किसी का भी मार्कअप लैंग्वेज का, इसने बोला कि आपको ऐसा एक पेज बनाना है। जब मैं आपको एट्रीब्यूट देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको टाइटल दिया, तो अभी मैंने आपको नहीं बताया कि टाइटल आपको कहाँ लिखना है। टाइटल आपको कहीं भी लिख सकता है। तो बेसिकली आप एट्रीब्यूट तो देते जा रहे हो, लेकिन इसे नहीं पता है कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो इसका ये हो गया डिक्लेरेटिव। अभी इरेगुलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका HTML है इसमें ये डिमांड करता है आपकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर की, ठीक है। मतलब कुछ भी इसमें ऐसा हल्का फुल्का, जैसे हमारा नॉर्मल HTML होता है, नॉर्मल HTML जिस पे हम लोग काम करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि एक टैग आपका छूट गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भी कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन HTML में क्या है कि इसका ऐसा था कि नहीं, एक भी टैग ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्लोज ना करा हो आपने, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ इधर उधर कर दिया हो, नहीं चलेगा। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था। इसको चाहिए था कि सारा जो भी स्ट्रक्चर हो वो बहुत ही ऐसा स्ट्रिक्ट टाइप का हो, बिल्कुल जैसा डेटाबेस होता है ना स्ट्रिक्ट, वैसा ही होना चाहिए था। तो इसका ये सब मतलब था। अब ये जो HTML है ये आपका, मैंने बताया कि कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बस ऐसा बता रहा था कि अगर आपको कोई मार्कअप लैंग्वेज बनानी है तो मार्कअप लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने जो बताया कि नहीं यार आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो इनने क्या किया कि इनके पास था इनका DTD। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। अभी इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि ये आपको बताता है कि HTML जो है उसमें मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका फैमिली स्ट्रक्चर से बनी होती है। बेसिकली जो भी आपकी फैमिलीज़ हैं उसमें जो भी टैक्स की फैमिलीज़ हैं उन सब का स्ट्रक्चर है उसमें लिखा हुआ है अच्छे से, तो आपको ये यूज़ करना है इन ऑर्डर टू डू एवरीथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये था। तो अभी आप समझ सकते हैं कि कितना वो स्ट्रिक्ट टाइप का है। और अभी जो हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं वो इतना स्ट्रिक्ट है नहीं, उसमें सब कुछ चल जाता है। तो इससे आप ये तो समझ के होंगे कि जब ये इतना स्ट्रिक्ट है तो ये चला तो होगा नहीं मार्केट में, तो क्या आया था इसके बदले में और कैसे हैं HTMLs पे भी। मैंने आपको बताया कि ये जो HTML था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, पर उसने बोला हुआ था कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी मार्कअप लैंग्वेज बनाना है तो ऐसा ही बनाना होगा। तो बात करते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज में बना क्या। सबसे पहले आपका बना HTML,
पर आप HTML तो यूज़ करते नहीं हो, अभी आप तो HTML5 यूज़ करते हो। कह दो कि भाई अलग क्या है, बहुत अलग है, अभी आपको बता रही हूँ मैं क्या अलग है। HTML क्या है, इसका मेन मतलब था कि इसको HTML को करना था फॉलो, पर इवेंचुअली ये नहीं कर पाया। तो फिर क्या आया मार्केट में, फिर आया आपका HTML 2.0। इसने क्या किया, इसने फुल एफर्ट्स डाल दिए कि मुझको बनना है HTML जैसा, ठीक है, ऐसा ही मेरे को बनना है। पर ड्यू टू बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये नहीं बन पाया। अब नहीं बन पाया तो फिर और कुछ भी तो आएगा ना मार्केट में। फिर आया आपका HTML4, ठीक है। ये आपका मतलब देखो, इन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि ये HTML जैसा बना लें, तो इन्होंने बना दिया HTML, पर ये नहीं बन पाया। HTML 2.0 बनाया, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये भी नहीं बन पाया। HTML4 इवेंचुअली बन ही गया एग्जैक्ट लाइक HTML, जो HTML चाह रहा था, लेकिन इसका बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ही रेयरली यूज़ होता है इसका। क्यों? क्योंकि अगर ये इतना स्ट्रिक्ट है भाई, तो अगर तुम्हें कुछ चीज़ सिंपल फॉर्म में मिल रही है तो आप स्ट्रिक्ट चीज़ क्यों यूज़ करोगे, है ना। तब मार्केट में आया आपका HTML5। HTML5 में क्या था कि इसमें आप खुद टैग्स बना सकते हो, कोई मुसीबत नहीं। जैसे कि बनाना है आपको कि माई बॉक्स, बना लेते हो आप आराम से, माई प्रोफाइल ऐसे बना लेते हो आप आराम से, ठीक है, खुद से टैग्स बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये फुली इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ भी है। तो ये हो गया आपका HTML5। अब इसको मैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, वैसे इतना डिटेल में नहीं बताया है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, HTML इन सबको बनना था HTML जैसा, क्योंकि HTML ने बता रखा था कि अगर कोई भी बने तो उसको ऐसा बनना चाहिए, कोई मार्कअप लैंग्वेज बने तो उसे ऐसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी HTML क्या किया, HTML बनना चाहा, उसके जैसा पर नहीं बन पाया। HTML 2.0 बनना चाहा, पूरे एफर्ट्स डाले, पर कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से नहीं बन पाया। HTML4 बन गया, एग्जैक्टली बन गया, पर क्या प्रॉब्लम थी कि ऐसा था कि इसे लोग बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई सिंपलर वर्जन है मार्केट में तो उसे लोग यूज़ करेंगे, इसे क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर HTML5 आ गया अपना, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जिसके ओन टैग्स यूज़ कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें एक दो क्लोजिंग टैग छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखो, जो HTML था, अभी मैंने आपको बताया कि वेरी स्ट्रिक्ट यार, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो क्या इन लोगों ने सोचा कि भाई अगर इतना स्ट्रिक्ट कुछ बना दिया तो उससे कुछ कम स्ट्रिक्ट पे बनाना चाहिए ना भाई हम लोग को। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने बनाया XML। अब XML क्या होता है यार, स्मॉल साइज टाइप साउंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं XML की, ठीक है। XML क्या होता है, अब XML हमारा होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, और XML अगर इतना अच्छा है, पहले बता दूँ कि अच्छा है, लेकिन अच्छा है तो आप HTML5 क्यों यूज़ कर रहे हो और ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। XML जो है आपका, ये वेरी फ्लेक्सिबल यार, बहुत फ्लेक्सिबल है यूज़ करने में, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड है एंड स्ट्रिक्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। अब यार देखो, स्ट्रिक्ट तो हो गई, HTML भी स्ट्रिक्ट था, ये भी स्ट्रिक्ट है, पर ये बेटर है HTML से। बताती हूँ कैसे, ठीक है। आई मीन बेटर का नहीं बताती हूँ, बेटर तो ऑफकोर्स है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रिक्ट है तो यार क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट है तो है। लेकिन इसका मेन पॉइंट पता है क्या है, इसको ना प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, मतलब कि कैसा फॉर्मेट आना है उससे मतलब नहीं है। इसने नई चीज़ सोची कि देखो फॉर्मेट तो यार कोई भी बना लेता है, कोई भी बना लेगा। इसको क्या करना था कि जो डेटा है उस डेटा को हम स्टोर कैसे करें और लाइक ट्रांसपोर्ट कैसे करें उस डेटा को, उसको इससे मतलब था। तो ये आपका जो है XML, ये सपोर्ट नहीं करता, लाइक ये फोकस नहीं करता प्रेजेंटेशन में। इट डज नॉट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। और ये किस पे फोकस करता है, ये आपका फोकस करता है कि
आपके जो डेटा है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेटा एक्सचेंज कैसे होगा, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, इसका डेटा से रिलेटेड सारा काम है। पॉइंट्स लिख देती हूँ ऐसे, डज नॉट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ है इसका कि फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर्ड मीनिंगफुल डेटा एंड डेटा एक्सचेंज, डेटा ट्रांसफर, इसका काम बस डेटा से रिलेटेड था। तो इस वे में ये HTML से तो बेटर ही है यार, स्ट्रिक्ट है तो क्या कर सकते हैं, पर बेटर तो है क्योंकि फ्लेक्सिबल है, स्ट्रक्चर्ड है, डेटा संभालता है, प्रेजेंट करता है। लेकिन हम लोग HTML5 ही यूज़ करते हैं क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन से भी तो मतलब होनी चाहिए ना हम लोग को, सिर्फ डेटा का क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका XML। अब आपने जो XML समझ लिया है उसके आपको की फीचर्स भी समझने पड़ेंगे, ठीक है। इतना डीपली आता नहीं है पर मैं बता दे रही हूँ, पढ़ लो, ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया XML अच्छा इंसान है भाई, तो उसके भी की फीचर्स होंगे, कुछ अच्छे होंगे। पहला की फीचर क्या होता है इसका, एक्सटेंसिबल, ठीक है। यानी कि वी कैन क्रिएट आर ओन टैग्स। ये तो यार अच्छी बात हो गई, ये तो बिल्कुल HTML5 जैसा साउंड कर रहा है ना। अब मैं बता दूं कि ये कहाँ पे HTML5 जैसा साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक्सटेंसिबल है। दूसरा तो देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि इसमें आपके रूट एलिमेंट्स लगने हैं, ठीक है। आपका जो भी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है ना वो लगना है, मतलब रियल पेरेंट चाइल्ड नहीं यार, जैसे कि आप कोड लिखते हो ना उसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप लगता है ना, वो लगना है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं इसका, ये होता है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। यार स्पेलिंग पे मत जाना और राइटिंग पे मत जाना। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, अच्छा लग रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो मशीन है ये समझ सकती है, मशीन कैन अंडरस्टैंड कि क्या लिख रहा है और क्या करवाना चाह रहा है हमसे, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया भाई टाइटल, यानी कि हमें टाइटल लिखना है, ऑफ कोर्स यार हम वही करवाना चाह रहे हैं। या फिर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ लिखवाना चाह रहे थे, ये मशीन समझ सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन खुद को दे सकता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, स्ट्रिक्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, ठीक है। क्लोजिंग टैग, अगर आपने एक भी क्लोजिंग टैग छोड़ा तो ये तो गलत बात होगी यार, मज़ा नहीं आएगा। तो क्लोजिंग टैग लगा होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए उसमें, इधर उधर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है यार, तो अभी कुछ तो स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा ना। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है इसका, ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है यार, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जावा भाई सब इसे समझ सकते हैं, पाइथन समझ सकते हैं, सब इन्हें समझ सकते हैं कि अच्छा क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। तो अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है टॉपिक्स में देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया HTML, रेड पेन से लगाती हूँ, HTML क्या होता है पढ़ लिया, बेसिक पोस्टुलेट क्या होते हैं, DTD क्या होता है, HTML 2.2 क्या होता है, HTML4 क्या होता है, HTML5 क्या होता है, XML क्या होता है, ठीक है। आई नो मैंने आपको हल्का हल्का ही बताया है क्योंकि हल्के हल्के की ही आवश्यकता है, जितने की आवश्यकता है उतना ही खाना खाएं, ज़्यादा खाना खाना अच्छा नहीं होता। देखिए अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ऑफकोर्स आप और चैनल्स पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो ऑफकोर्स आप इसी चैनल पे पढ़ें, ठीक है। XML आपका हो गया। अब हमारे ये कॉन्सेप्ट्स बचे, अभी इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। फटाक से देखेंगे, टाइम ही लगाएंगे। JS, इसमें मैंने कहा था जो मुझे बात बतानी है वो मैं भी बताऊँगी। वो बात ये थी कि JS बड़ा टॉपिक है, ठीक है, छोटा मोटा टॉपिक है नहीं कि मैं आपको 2 मिनट में ख़त्म कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको JS फुल पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं JS का अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि JS क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम करते हैं उस पर, ठीक है। अभी के लिए आप ये पढ़ें कि JS क्या होता है, बस ये समझ लें क्या होता है JS। ये होता है कि अगर आपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, उसमें एक बटन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है बाय, ठीक है। अब आप नॉर्मल फ्रंट एंड बनाएंगे तो आप बाय पे क्लिक करेंगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला, क्लिक करके नया पेज भले ही खुल जाए पर उससे एक्चुअल में काम होगा नहीं, वो इवेंट परफॉर्म होगा नहीं।
अब अगर आपको इवेंट परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा जावा। ठीक है, नॉर्मल बताती हूँ, बेसिक सा एग्जांपल, बहुत बेसिक सा, जैसे कि घर होता है। ये एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा। इस घर में आपने स्ट्रक्चर बना लिया कि सीढ़ी यहाँ बनेगी, दरवाज़ा यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। ये हो गया आपका HTML। ठीक है, अब घर में पेंट कर लिया आपने कि पिंक कलर का यहाँ पे, रेड कलर का यहाँ पे, ब्राउन कलर का यहाँ पे। ये हो गया आपका CSS। अभी भाई घर में आपके स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, उसको दबा रहे हो, कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी आपको काम करवाना है, आपको गर्मी लग रही है, फैन ऑन करना है, तो आप उस स्विच बोर्ड पे क्लिक करोगे, स्विच बोर्ड पे क्लिक करोगे। अब जो इवेंट परफॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे JS। ठीक है, तो JS ये होता है, वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला कि अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें मैं आपको बस इतना ही बता पाऊँगी क्योंकि इतना ही आना है, आपको इतना ही आना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी JS के बाद हम आगे बढ़ते हैं। JS के बाद हम पढ़ेंगे कस्टम एलिमेंट्स पे। अभी ये कस्टम एलिमेंट्स क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि कस्टम एलिमेंट्स क्या होता है, यानी कि कस्टम से मतलब कुछ ना कुछ तो कस्टमाइज़ हो रहा है। क्या कस्टमाइज़ हो रहा है, ये आपको अलाउ करता है ताकि आप खुद के टैग्स बना सको। ठीक है, मतलब HTML टैग्स खुद के बना सको बिना किसी कस्टम बिहेवियर के। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है कस्टमाइज्ड बिल्ट इन। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, देखो ऑटोनोमस का मतलब है कि भाई अपने मन से आपको जो भी बनाना है बना लो। जैसे कि कुछ भी अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको कि माई प्रोफाइल मैंने बना लिया, भाई कुछ भी बना लिया, माई डेस्क, कुछ भी। लेकिन बिल्ट इन क्या होता है कि भाई बिल्ट इन जो कुछ होते हैं जो आपको ऑलरेडी यार HTML पर प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि आपको BR टैग हो गया, आपका बटन वाला हो गया, आपका 3-4 ऐसे ही होते हैं। तो ये आपका हो गया कस्टमाइज्ड बिल्ट इन, बस ये आपका कस्टम एलिमेंट्स हो गया। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेब कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आपने कस्टम एलिमेंट्स पढ़ लिया तो इसमें एक बार और टिक लगा देते हैं, चलो। अच्छा, कस्टम एलिमेंट्स लिखा ही नहीं है, नहीं टिक लगाते हैं, सॉरी गाइस। वेब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। अब क्या होता है वेब कंपोनेंट्स, ओके। अब देखिए वेब कंपोनेंट्स क्या होता है। वेब कंपोनेंट्स का मतलब क्या है ये भी समझते हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा। इसका मतलब ये है कि एक सेट ऑफ ब्राउज़र नेटिव टेक्नोलॉजीज जो कि आपको अलाउ करते हैं आपको रीयूजेबल, इनकैप्सुलेटेड और कस्टम UI एलिमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, मतलब सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और काम का बनाने के लिए आपको अलाउ करते हैं वेब कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके ना 3 पिलर्स होते हैं। 3 पिलर्स क्या है भाई, एक्चुअल के पिलर्स नहीं है। पहला पिलर्स होगा आपका कस्टम एलिमेंट्स। कस्टम एलिमेंट्स बाकी मैंने आपको पहले अभी बताया। दूसरा होगा आपका शैडो डॉम। ठीक है, तीसरा होगा आपका HTML टेम्पलेट्स। ओके, अभी कस्टम एलिमेंट में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें आप एलिमेंट्स को कर सकते हो कस्टमाइज। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसके 2 होते हैं, एक ऑटोनोमस होता है, एक होता है आपका क्या होता है, हाँ बिल्ट इन होता है। तो इसमें आप क्या नाम है खुद के टैग्स बना सकते हो, कैसे भी टैग्स बना सकते हो। शैडो डॉम में क्या होता है, देखो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, डॉम जो है एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। डॉम मैनिपुलेशन भी होता है, तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही बोल दे रही हूँ कि मैं अलग से एक जावा स्क्रिप्ट का वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि यार इस वीडियो में मैं आपको वीक 11 पढ़ा रही हूँ तो मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो बस आप डॉम से ये समझिए कि प्राइवेट डॉम होता है, डॉम ट्री टाइप का होता है जो अटैच होता है आपके कस्टम एलिमेंट से। ये आपको इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, आइसोलेटेड CSS प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो, चलो। आइसोलेटेड CSS प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है आपको इनकैप्सुलेशन। ठीक है, हम आते हैं थर्ड पे HTML टेम्पलेट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। HTML में बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, आप कोई भी टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसे आपको और मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं बस। वेब कंपोनेंट्स में आपके ये 3 ही चीज़ें थी, पिलर्स थे, कस्टम एलिमेंट्स थे, शैडो डॉम था, HTML टेम्पलेट्स थे। इसके अलावा इसके बाहर का कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब हम समझते हैं अपना आखिरी चीज़,
फ्रेमवर्क, ठीक है। लाइब्रेरीज भी समझ लेते हैं, चलिए इसी के साथ साथ। कुछ है नहीं लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज में क्या है कि आप ना चीज़ें खुद ही मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी में पांडा हो गया, नमपाई हो गया आपका, ठीक है। इसमें आप खुद ही चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पर फ्रेमवर्क में क्या होता है, जैसे कि फ्रेमवर्क्स आपके कौन कौन से हो गए, नेक्स्ट.js हो गया फ्रेमवर्क, नहीं आपका बूटस्ट्रैप हो गया। बूटस्ट्रैप का एग्जाम्पल लेते हैं, बूटस्ट्रैप अच्छा होता है। ये होता है आपका CSS का फ्रेमवर्क। अब ये CSS में क्या था कि आप तमीज़ से खुद से अच्छा बना रहे थे, पर इन्होंने कहा कि आपको क्यों इतना लिखना है, आपको आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करें, आपको सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ पाने के लिए हमने क्या किया कि हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया। पर अब बूटस्ट्रैप क्या बोलता है कि भाई मेरे पास जो है वही आप यूज़ कर पाओगे। तो बेसिकली ये है कि बूटस्ट्रैप में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि फॉर्म का मिल जाता है, तो आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता, वहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो, हो गया आपका, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में यही होता है कि आप वो चीज़ें, मतलब जो फ्रेमवर्क है वहाँ से आप लिमिटेड चीज़ें उठा सकते हैं, क्योंकि जो बनी आप वही उठाएंगे ना, और कुछ नहीं उठा पाएंगे। पर लाइब्रेरीज में क्या होता है कि आप खुद ही वो चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आपका इतना ही था वीक 11, इसमें और कुछ नहीं था। और जो आएगा वो मैं आपको एक्टिविटी क्वेश्चन के साथ बताती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी। सोच रही हूँ आपको 2 मिनट में ही थोड़ा सा रिकैप और दे दूँ, ठीक है, ताकि कोई ये मत कहे कि मुझे तो नहीं समझ आया मैम, मुझे तो नहीं समझ आया। चलो कहाँ से पढ़ाया था, ठीक है। ये अपना सबसे पहले क्या था, अपना था मार्कअप लैंग्वेज। वेट, हाँ पहले तो हम टिक कर लेते हैं जो हमने पढ़ लिया। JS हो गया, वेब कंपोनेंट हो गया, पिलर्स ऑफ वेब कंपोनेंट्स हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, लेट से करूँगी, JS हो गया, वेब कंपोनेंट हो गया, पिलर्स ऑफ वेब कंपोनेंट्स हो गया, फ्रेमवर्क्स हो गया, सब कंप्लीट हो गया। ये सब कंप्लीट हो गया है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको भी लग रहा है कि मैथ में टफ होती है, टफ नहीं होती है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये पढ़ना है, थ्योरी पढ़ लो। जो भी मैथ के PYQs है मैं सारे करा दूंगी, सबके साथ मैं उनके कॉन्सेप्ट आपको समझाते रहूँगी, एक्सप्लेन करते रहूँगी, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ एंड में, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो रिकैप पे आते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है भाई, ये मार्कअप लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट काम आती है। अभी हर चीज़ की कुछ ना कुछ नुस्ख होती हैं, कमियाँ होती हैं, आप में भी होंगी, इसमें भी है। चैलेंजेस क्या फेस किए इसने, चैलेंजेस ये फेस किए कि भाई हर सिस्टम में काम नहीं कर सकता था। दूसरा चैलेंज ये था कि यार फ्लेक्सिबल नहीं था, प्रिंटेड फोकस था ना, तो इसलिए फ्लेक्सिबल था नहीं। तीसरा था कि मशीन समझ नहीं पाती थी कि भाई एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज में ये था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज क्या है। ये कोई लैंग्वेज है नहीं, ये आपका ये है कि ये बताता है, ये आपका पेरेंट लैंग्वेज है। ये जो चाहता है कि आप अगर कोई मार्कअप लैंग्वेज बनाए इन फ्यूचर तो ये ऐसा ही बनना चाहिए। अभी इसके बेसिक पॉस्टुलेट्स से, जो कि ऐसा होता है कि हमने कुछ चीज़ें ऐसे एज्यूम कर ली होती हैं बिना किसी प्रूफ के। बिना प्रूफ के क्या चीज़ एज्यूम कर ली हमने, ये एज्यूम कर लिया कि डिक्लेरेटिव पॉस्टुलेट होता है, यानी कि ये डिक्लेयर नहीं कर पाता, थोड़ा गड़बड़ करता है। गड़बड़ इन द सेंस कि ये एट्रीब्यूट लिख देता है पर इसे नहीं पता कि इसे डिस्प्ले क्या करना है, ठीक है। वो हो गया। दूसरा हो गया राइगोरस। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है कि टैक्स क्लोज होने चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एलिमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इसलिए मैं खुद का ही काम बना लिया था। और खुद का काम कहाँ बनाया था, DTD में। DTD में सारे टैक्स थे, फैमिली स्ट्रक्चर से सब कुछ था कि आप इससे पढ़ लो, इसमें लिख दो, ऐसा था। कुछ काम का नहीं, ठीक है। अब HTML भाई इसने भयंकर चीज़ बता दी। तो क्या होता है ना कि कोई आइडियल बन गया आपका, अब आपको उसकी तरह बनना, उसकी तरह बनना है। तो इन लोगों ने क्या किया, HTML ने क्या किया, HTML ने बिल्कुल सब कुछ फॉलो किया, मुझे उसकी तरह बनना है, बिल्कुल फॉलो किया, पर नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। HTML 2.0 ने क्या किया, इसने पूरे एफर्ट्स डाले, फिर भी ये नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया था, क्योंकि इसमें हाँ कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया था, ठीक है। HTML 4 में क्या था, ये एग्जैक्टली HTML की तरह बना, पर भाई अगर मार्केट में कुछ ईजियर चीज़, सिंपलर चीज़ होगी तो हम क्यों यूज़ करेंगे इसे इतना, तो ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। HTML 5 बहुत सही बंदा था, ये अपने खुद के टैग्स यूज़ करता था, इंडिपेंडेंट था, ठीक है। इसने कहा कि नहीं HTML यू आर राइट पर्सन, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता, मैं खुद से बनूंगा जो बनूंगा। तो ये इंडिपेंडेंट बन गया, खुद के टैग्स यूज़ करता था, बेस्ट था अभी तक, इसलिए हम लोग HTML 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब
HTML भाई स्ट्रिक्ट इंसान था, ठीक है, अभी बताया स्ट्रिक्ट था, तो इसका इन्होंने कुछ और वर्जन बना दिया, वो है XML, ठीक है, XML बना दिया। XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। अभी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? देखो, ये आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल था, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड था, स्ट्रिक्ट था, क्योंकि यार XHTML से आया तो स्ट्रिक्ट होगा थोड़ा बहुत, नो वरीज, ठीक है। इसका काम क्या था कि भाई प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं थी, इसको डेटा स्टोर करना था, ट्रांसपोर्ट करना था। इसका मतलब ये था कि अगर डेटा है तो उसे मैं स्टोर कैसे करूँगा, ट्रांसफर कैसे करूँगा, ये सब, ठीक है। तो ये डज नॉट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर, मीनिंगफुल डेटा, डेटा एक्सचेंज, डेटा ट्रांसफर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, की फीचर्स जान लेते हैं, क्योंकि यही अभी तक सबसे अच्छा दिखा। की फीचर्स के एक्सटेंसिबल है, यानी कि हम खुद की टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरी गुड। स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि रूट एलिमेंट्स यूज़ होंगे, पेरेंट चाइल्ड के सब यूज़ होगा इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर बनेगा। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि मशीन अच्छे से समझ पाएगी कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है ये। स्ट्रिक्ट सिंटैक्स है, देखो स्ट्रिक्ट होगा सिंटैक्स, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो ही सकता है, यानी कि क्लोजिंग टैग अगर छूट गया आपसे तो नहीं छूटना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, यानी कि इसको आप किसी के साथ यूज़ करो, सब काम चल जाएगा, जावा समझेगा, पाइथन समझेगा, सब समझेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कस्टम एलिमेंट्स बताया मैंने आपको, ये ओन टैग्स यूज़ करते हैं HTML के बिना किसी बकवास चीज़ के। ऑटोनमस होता है, इसका होता है कस्टमाइज्ड बिल्ट इन, ऑटोनमस में आप खुद से बना सकते हैं। कस्टमाइज्ड बिल्ट इन में जो HTML आपको प्रोवाइड करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वेब कंपोनेंट्स क्या होता है? वेब कंपोनेंट्स आपका यही होता है कि आपके JS को थोड़ा सुंदर दिखाना होता है, उसके लिए यूज़ होते हैं। 3 पिलर्स होते हैं, कस्टम एलिमेंट्स, शैडो डॉम, HTML टेम्पलेट्स। कस्टम का बताया मैंने आपको, कि अभी मैंने बताया आपको पीछे। शैडो डॉम का मतलब मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड CSS इनकैप्सुलेशन। डॉम एक बड़ा टॉपिक है, आप अलग से पढ़ सकते हैं, अगर आप बोले तो मैं बना दूंगी वीडियो। HTML टेम्पलेट्स, यानी कि टेम्पलेट्स का यूज़ होगा, ठीक है। फ्रेमवर्क्स में आएंगे, फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में क्या होगा, बहुत ही आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको जो मॉडिफाई करना है कर लो। फ्रेमवर्क्स में क्या होगा कि भाई जो होगा फ्रेमवर्क के अंदर आपको उसी को यूज़ करना पड़ेगा, वरना आप कोई और चीज़ यूज़ करो, ठीक है। फ्रेमवर्क हो गया, लाइब्रेरी हो गया, सारा कॉन्सेप्ट हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीधा बढ़ेंगे एक्टिविटी क्वेश्चंस पर। अब एक्टिविटी क्वेश्चन करके हम समझेंगे कि हाँ हमें कुछ समझ आया है कि नहीं समझ आया है, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो देखा, तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, तो आपने देखा। अब हम एक्टिविटी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें समझेंगे कि हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और टेंशन नहीं लेनी है, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो मैं PVQ यूज़ करवाऊँगी, उसमें अच्छे से आ जाएंगे, ओके। Add 1 वीक 11 का एक्टिविटी क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट मार्कअप लैंग्वेजेस? पहला ऑप्शन है, अ मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ये प्रेजेंटेशन नहीं कंट्रोल करता है, ये स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये एकदम सही है, क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि सही है, और ये वेब पेजेस बनाने के काम आती है, जो कि एकदम सही है, तो हम इस पर टिक लगा लेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऑल मार्कअप लैंग्वेजेस आर एज पावरफुल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नहीं, ये तो एकदम गलत है, सुनने में भी गलत लग रहा है। मार्कअप लैंग्वेजेस पावरफुल नहीं होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, ना कि मार्कअप लैंग्वेज। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन लगाने का वो है, सिस्टम है, तो हमें तो यार एक ही ऑप्शन सही मिला है, तो लास्ट से देखते हैं कुछ और सही मिल रहा है क्या। लास्ट वाला तो एकदम गलत है, ये मार्कअप लैंग्वेज है ही नहीं, तो मैं क्यों मान लूँ। लास्ट सेकेंड वाला भी गलत है, बचा फर्स्ट वाला, ये हो सकता है सही हो और हो सकता है गलत हो। गलत है क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंटेशन के काम इतना नहीं आता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के काम आता है। पर ये सही भी हो सकता है, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज तो प्रेजेंट करेगा ही ना डेटा को, जब स्ट्रक्चर्ड में रहेगा। तो अगर 2 ऑप्शन लगेंगे तो ये सही हो सकता है, वरना ये नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTML इज आर करेक्ट? HTML मैंने आपको पढ़ाया था, HTML क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बारे में हमने बात की थी लेक्चर में, हम पहले ऑप्शंस देखते हैं फिर बताते हैं। पहला ऑप्शन है, HTML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि गलत है, अभी मैंने फुल फॉर्म बताया आपको। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड
जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, HTML इज़ अ मेटा लैंग्वेज दैट इज़ HTML इज़ अ मेटा लैंग्वेज दैट इज़ लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेजेस, एकदम सही है। HTML एक्चुअल में एक मेटा लैंग्वेज होता है, ये मार्कअप लैंग्वेज नहीं होता, ये मेटा लैंग्वेज होता है जो कि डिफाइन करता है मार्कअप लैंग्वेजेस को, ओके, एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन, HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है भाई, वो तो मार्कअप लैंग्वेज भी नहीं है, वो तो मेटा लैंग्वेज है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, HTML XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस दैट आर बेस्ड ऑन HTML, येस एग्जैक्टली करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि HTML ने बोला कि देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ रूल्स होने चाहिए जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज बनाने के दौरान प्रयोग होने चाहिए, ठीक है, तो ऐसे बनाने चाहिए मार्कअप लैंग्वेज जो HTML ने बताया। अब HTML ने पूरा का पूरा ट्राई किया HTML बनने का, ठीक है, और बना भी, और ये जो XML है ये HTML का छोटा वर्जन था, तो ये दोनों लैंग्वेजेस मार्कअप लैंग्वेजेस HTML पर ही बेस्ड हैं, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू HTML कंप्लायंट एप्लीकेशन, ठीक है, इसे पूछ रहा है कि भाई कोई ट्रूली बेस्ड है HTML पे कौन सा। पहला है HTML 2.0, जी नहीं, मैंने आपको बताया था कि HTML 2.0 ने बहुत मेहनत की कि HTML जैसा बने, वो बना भी, पर वो कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से नहीं काम कर रहा था, ठीक है। अब हम देखते हैं HTML4 को। मैंने आपको बताया था कि HTML4 एकदम एग्जैक्टली HTML जैसा ही था, लेकिन अब कोई सिंपलर वर्जन है मार्केट में, तो हम स्ट्रिक्ट वर्जन क्यों यूज़ करेंगे, तो इसको बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है HTML4 को। अब HTML5 देखते हैं। HTML5 बिल्कुल अपोजिट है, इंडिपेंडेंट है, खुद के टैग्स यूज़ कर सकते हैं उसमें, और नन ऑफ द एबव तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है HTML4, क्योंकि यही बेस्ट कंप्लायंट है इसका, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली HTML पर ही बना हुआ है, बस उसे लोग कम यूज़ करते हैं। कम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इज्जत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन HTML पार्सिंग रूल, ठीक है, HTML के पार्सिंग रूल पे कौन सा बेस्ड नहीं है। अब बात करें HTML 2.0 की, तो इसने ट्राई तो किया था, तो ये HTML पे तो बेस्ड था। HTML4 की बात करें तो ये भी HTML पे बेस्ड था, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली उसी की तरह था। पर HTML5 की बात करें तो ये एकदम इससे अलग था। HTML5 बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, खुद के टैग्स यूज़ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम HTML5 पे टिक लगाएंगे, पीछे लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is based on XML and also referred as reformulation of HTML4, ओके, ये शायद से मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, पर मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। ये जो HTML है ये इसका है, XML और HTML को दोबारा बनाकर इनको यूज़ करके दोबारा बनाया गया था, ताकि ये HTML की तरह वेल परफॉर्म करें, यानी कि अच्छी शक्ल वकल दिखाए अपनी, स्ट्रिक्ट रहे, और XML की तरह सारा डेटा वगैरह रिस्टोर करे, ट्रांसफ़र करे, जो करना है करे, तो इसमें XHTML होगा, ठीक है। HTML हो नहीं सकता, XML हो नहीं सकता, क्योंकि इसने बोले ना XML HTML को मिलाकर, तो HTML कैसे हो जाएगा और XML कैसे हो जाएगा, ये दोनों पहले गलत हो गए। HTML नहीं हो सकता, क्योंकि HTML से ही निकला था ये, और HTML से ही निकला था ये, तो नहीं हो सकता। आप इसमें वो भी लगा लें, कॉमन सेंस भी लगा लें तो भी हो जाता, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है RSS फीड्स आर प्राइमरली यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, ये जो RSS फीड्स हैं ये किसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये लेते हैं लेटेस्ट अपडेट्स ऑन अ गिवन पेज। इसका मतलब ये जो RSS है इसका फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, तो ये इनका यही काम होता है कि भाई ये जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं पेज पे वो आते रहते हैं, रिफ्रेश होके आते रहते हैं। अब लास्ट पे बात करते हैं SVG की। SVG का फुल फॉर्म, इसमें फुल फॉर्म बताना है बस, इसका फुल फॉर्म होगा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ओके। ये ग्राफिक्स XML पे बेस्ड होते हैं, और इससे इनकी क्वालिटी नहीं ख़राब होती एक्चुअली, तो ये होता है, यही टिक लगा के देख लेती हूँ। चलो अब करते हैं कि आंसर्स देखते हैं, चलो। हाँ, तो अब आंसर्स आ चुके हैं।
अब ठीक है, ये हमारा पार्शियली करेक्ट है। मैंने कहा था कि लाइक पहला वाला हो सकता है क्योंकि डबल टिक लगाने हैं ना इसमें। चलो लगा देते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। हाँ ये एकदम सही है, मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा ये भी सही है, ये भी सही है, ओ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब आई होप आपको आ गया होगा। तो अब हम मैड 1 वीक 11 का एक्टिविटी क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ, ओके ऑप्शंस में देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाँ होती है पर लाइक पार्शियली करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं लो लेवल तो नहीं होती, हाई लेवल होती है। थर्ड ऑप्शन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस होती है। फोर्थ ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज, आपको पता है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? नहीं पता है, मैं बताती हूँ। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, तभी लो लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे टिक नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे क्यों लगाऊंगी, तो सिर्फ ये लगाया। फर्स्ट पे भी लगा देते क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक जो मुझे लगा था कि नहीं करेक्ट होगा वो भी करेक्ट हो गया था, तो फर्स्ट पे लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है ना। जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा तो होती है लेकिन जावा स्क्रिप्ट ही। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू नीड जावा स्क्रिप्ट, क्यों चाहिए? ऑप्शन 1 फॉर एडिंग इंटरैक्टिव बिहेवियर टू वेब पेजेस वी मेक, यस ये तो सही है। Interactive behavior, okay. For loading content in the document whenever we need it without reloading the entire page, commonly referred to as Ajax. JavaScript allows us to add dynamic behavior and special effects to the web page. All of the above. ठीक है यार, तो सब तीनों सही लग रहा है। इंटरेक्टिव बिहेवियर ऐड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, अलाउ डायनामिक बिहेवियर अलाउ करता है, इफेक्ट्स ऑल ऑफ द एबव लगा के देख लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टू embed JavaScript into the HTML document, which of the following tags is used? ठीक है, HTML में हम HTML में हम HTML में हम स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए टैग बताना है। ये तो आपने पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन मेटा, नहीं ये तो मेटा डेटा के लिए होता है, ये इसके काम नहीं आता है। हेड, नहीं ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, नहीं काम आएगा। स्क्रिप्ट, यस यही होता है। फोर्थ स्टाइल, ये तो CSS का होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है, फंक्शन, क्योंकि डेफ तो उसमें करते हैं, पाइथन में करते हैं, वार चार कॉन्स्टेंट ये सब इसमें नहीं करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोर जावास्क्रिप्ट अलाउज अ डेवलपर टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी सच एज डायनामिकली क्रिएटिंग HTML एंड सेटिंग CSS, एकदम करेक्ट। फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है HTML और CSS को सेट करने के लिए, चलो सही है। सेकंड, कलेक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ वीडियो स्ट्रीम फ्रॉम अ यूजर्स वेबकैम, पार्शियली करेक्ट है, आई डोंट नो ये सही कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इंटीग्रेट विथ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज दैट यू कैन अप्लाई टू HTML टू एक्सेलरेट द वर्क ऑफ बिल्डिंग साइट्स एंड एप्लीकेशन, ओके ये सही है क्योंकि ये रिएक्ट के साथ भी काम कर जाता है ना, तो ऑफ कोर्स। फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्टली एक्सेस द लोकल फाइल्स ऑफ सिस्टम, नहीं ये सही नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमने कितना सही किया कितना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही 5 थे। ओके लेट्स चेक। हाँ हमने चेक कर लिया, हम पहले देखते हैं। ओके पहला वाला हमारा सही है, देखा गट फीलिंग मेरी। नेक्स्ट वाला भी सही है, गट फीलिंग। ये वाला भी सही है, ये तो सबको आता होगा। फंक्शन सही है, ये वाला ओके पार्शियली करेक्ट है। इसमें ये वाला ऑप्शन भी होगा, मैंने कहा था हो सकता है पर नहीं भी हो सकता है, इसका मुझे कंफर्म नहीं था। चलो ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आ गया होगा। और अभी आपने ये 2 एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि भयंकर क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो आपको डरा दें, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने पढ़ाया है बस उन्हीं के आसपास से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। अब उसमें देखते हैं क्या क्या है। अब हम कर रहे हैं मैड 1 वीक 11 का एक्टिविटी क्वेश्चन 3। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
In the context of web components, which of the following aspects of HTML5 is used to keep styling of components separate from the rest of the page? ठीक है, वेब कंपोनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो सेपरेट रखते हैं स्टाइलिंग कंपोनेंट्स को और सारे पेज से। तो इसमें तो मैं बिना पढ़े टिक लगा दूँ, लेकिन मुझे समझाना भी पड़ेगा ना। ये वाला ऑप्शन है, इसको हटा के मैं पहले सारे समझाती हूँ। कस्टम एलिमेंट्स में क्या होता है कि आप एलिमेंट्स को यानी कि टैग्स वैग्स को अपने हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, कस्टमाइज़ कर लेते हो, या फिर जो आपको यूज़ करने वो कर लेते हो। मैंने उसके आपको 2 बताए थे पार्ट्स भी होते हैं। पहला तो बिल्ट इन होता है जो खुद से कस्टमाइज़ होता है HTML में, और दूसरा तो ऑटोनोमस होता है जिसमें आप खुद से अपनी टैग्स क्रिएट कर सकते हो, ये सब होता है। और HTML टेम्पलेट में क्या होता है, आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है, इसमें साफ साफ लिखा है कि लाइक पूरे पेज से सेपरेट रखेगा, तो ये होगा शैडो डॉम। ठीक है, अभी ये जो होता है ना कि एक ट्री होता है उसमें, और ये बहुत ऐसा बचा के रखता है, लीक आउट नहीं करने देता है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो, यदि आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें उड़ उड़ कर जा रही हैं तो उसके लिए ना मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि ये सब उसी का कॉन्सेप्ट है ना। अब ऐसे तो आपको नहीं आ जाएगा, पर आपको बस इतना समझना है कि सैटरडॉम कुछ बहुत अच्छा सा कर देता है जिससे ये रेस्ट ऑफ द पेज से अच्छा लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML5 एलिमेंट्स इज यूज टू क्रिएट अ मार्कअप टेम्पलेट? ठीक है, इसमें आप कॉमन सेंस लगा लीजिए। पहला ऑप्शन टेम्पलेट, दूसरा ऑप्शन स्लॉट, तीसरा और चौथा कोई वो नहीं है। इसमें टेम्पलेट बनाने को बोलेगा तो टेम्पलेट। ओके, भाग्य अगर नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी यही टिक लगाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज अ शैडो डॉम डू इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब कंपोनेंट्स? ठीक है, क्या करता है अभी मैंने बताया, कीप स्टाइलिंग ऑफ कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेज। इसमें ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, इट इज़ एन API टू यूज टू क्रिएट कस्टम एलिमेंट्स टैग। नहीं, ये थोड़ी ना कस्टम एलिमेंट्स टैग बनाता है, कस्टम एलिमेंट्स तो यार कस्टम एलिमेंट्स बनाता है ऑफ कोर्स। सेकेंड, इट इज़ एन API यूज टू कीप स्टाइलिंग ऑफ कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेज। एग्जैक्टली करेक्ट, एकदम करेक्ट, अभी हमने यही तो पढ़ा यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज़ यूज टू राइट मार्कअप टेम्पलेट्स विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। नहीं जी नहीं, अभी HTML टेम्पलेट से आपने पढ़ाना कि इसको बनाया जाता है, तो नहीं हो सकता। यही वाला करेक्ट है, इस पे टिक लगा दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट इन द HTML DOM आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं HTML DOM? देखते हैं, क्यू या हायरार्की या क्लास वाइज या स्टैक। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ क्यू क्या होता है। इसमें ना बने होते हैं बॉक्स 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 बॉक्स, खूब सारे बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जो पहला अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। ठीक है, और हायरार्की में क्या होता है, लाइक रूट से स्टार्ट होता है, मतलब बड़े से छोटे से छोटे से छोटे, ऐसा वाला सिस्टम होता है। क्लास वाइज में क्या होता है कि यार क्लास के अकॉर्डिंग सब अरेंज रहता है, और स्टैक में क्या होता है, बॉक्स 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 बॉक्स, जो पहले जाएगा वो बाद में आएगा। सॉरी, जो पहले जाएगा वो बाद में आएगा, नहीं, जो बाद में जाएगा वो पहले आएगा। ओके, तो ये तो नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है हायरार्की, क्योंकि अभी मैंने बताया ना HTML DOM क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट, बतानी है आपको कौन सा सही कौन सा गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट कुकीज यूजिंग द कुकी प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट कुकीज़ को मैनिपुलेट कर लेता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट कैन रीड, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट द कुकीज़ और कुकीज़ दैट अप्लाई टू द करेंट वेब पेजेस। ऑफ कोर्स जावा क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो मुझे तो ये दोनों ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, इन दोनों को करेक्ट कर देते हैं। चलो, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर ये आपके सर से जा रहा है तो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़नी पड़ेगी सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। और देखो, एक और बात बताऊँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं यार, जितना पढ़ लिया उतना ही ठीक है, काफ़ी है। बाकी मैं डिवाइस को यूज़ करवाऊँगी तो उसमें तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाना है। अब हम करते हैं एक्टिविटी 4। अब हम आगे हैं मैथ 1 के वीक 11 के एक्टिविटी 4 पे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स इज यूज टू क्रिएट जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स। ओके, कौन सा फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स बनाने में मदद करती है? सबसे पहला ही है रिएक्ट, पर अभी टिक नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फ्लास्क तो पाइथन का होता है। स्प्रिंग
जावा का होता है, नन ऑफ द अबव किसी का नहीं होता, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, और ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। आपको तो पता ही होगा ना, इसमें तो कुछ बताने वाला वो नहीं था। जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क रिएक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What will be the correct syntax to change the contents of the paragraph elements given below? Okay. यहाँ पे आपको दिया है ID जो कि है my ID। अभी इसमें से आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। सबसे पहले हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस को। लास्ट वाला पहले एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ द अबव क्यों होगा। इसके ऊपर वाला my id डॉट इनर HTML इक्वल्स टू माई नेम इज XYZ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वो ही यही होता है, तरीका यही होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट करके। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में देखना है आपको, इसमें क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, बाई ID से देखना है, बस सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि फ्रेमवर्क है ही नहीं। jQuery है, .NET भी है, Vue.js भी है, जावा स्क्रिप्ट नहीं है भाई, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस बात को समझो ना। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप उसे फ्रेमवर्क क्यों ना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक एंड फ्रेमवर्क। रिएक्ट एक फ्रंट एंड है, क्योंकि जेएस के साथ काम आता है। एंगुलर एंड Vue.js ये भी फ्रंट एंड काम आते हैं। Express.js आता है बैक एंड के काम। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो चलो देखते हैं। फ्रेमवर्क्स आर स्ट्रक्चर्स विद अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प यू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली करेक्ट। फ्रेमवर्क्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते ही हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्रिएट करने में वेब एप्लीकेशंस। ओके, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट, विच working with JavaScript and app developer should have a good command on JS frameworks of course। अगर आप JavaScript पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप डेवलपर हैं और तब JavaScript पे काम कर रहे हैं, तो आपको फ्रेमवर्क्स तो आनी चाहिए ना, वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी ना। तो ये एकदम सही है। तो फर्स्ट बोथ एंड करेक्ट है, करेक्ट। चलो चेक करते हैं आंसर्स। ओके, आंसर्स हो चुकी हैं चेक। पहला वाला एकदम सही था, दूसरा वाला भी सही था, ठीक है, तीसरा वाला भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें आपको लगाना था कॉमन सेंस, आपको पता ही होगा, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट होता है आपको पता ही होगा ना, इसीलिए मैंने बोला। इसमें आपको एलिमिनेट करना था, आपने आराम से कर लिया। इसमें भी आपको कॉमन सेंस लगाना था, इसमें भी आपको कॉमन सेंस लगाना था, क्योंकि आपको पता ही होगा ना कि फ्रंट एंड के कौन से होते हैं और बैक एंड के कौन से होते हैं। इसमें आपको लगाना था कॉमन सेंस, इसमें भी लगाना था। सेकंड वाला तो ऑब्वियसली करेक्ट ही साउंड कर रहा है और फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, तो इसमें भी कॉमन सेंस लगाना था। तो इससे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी क्वेश्चंस कॉमन सेंस लगाने से या फिर नॉर्मली हो जा रहे हैं, तो आपको हेडेक लेने की क्या आवश्यकता है। इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ़ आ रहे हों। मैंने सुना था कि मैड 1 के PYQs टफ है, तो वो देख के मैं सॉल्व करा दूँगी आपको अच्छे से, उस पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी की आपकी एक्टिविटी के क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं समाप्त। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस असाइनमेंट खुद से लगाएं, और जो नहीं है उसका सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ओके, आज के लिए बस इतना ही। अलविदा, बाय।